हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे कंट्रोल ऑफ वीट। वीट का किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो हमने खरपतवारों के बारे में विभिन्न जानकारियां हैं वो पहले हासिल कर ली थी। अभी हम खरपतवारों के बारे में उनका नियंत्रण करेंगे। वीट का क्या करना है? नियंत्रण करना है। तो कंट्रोल ऑफ वीट, कंट्रोल ऑफ वीट। वीड का कंट्रोल देखिए किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं। तो वीड होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए अपने उनके प्रसार को रोक देते हैं। प्रसार या फैलाव को रोक दिया जाता है। प्रसार या फैलाव को रोक दिया जाता है, या क्या कर देते हैं, अपनी जो फसलें होती है और खरपतवार होती है उनमें प्रतियोगिता दोनों को क्या कर देते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं। इससे खरपतवारों से अपने को हानि है वो कम होती है। अब देखिए, अगर कंट्रोल ऑफ वीड का देखा जाए तो जो मेथड अपने अपनाते हैं या जो अपनी तकनीक अपनाते हैं उस तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या रहना चाहिए। मुख्य उद्देश्य जो नियंत्रण की लागत है, जो नियंत्रण की क्या होती है, लागत होती है उसका, और जो खरपतवार होता है उसकी हानि के बीच में, खरपतवारों द्वारा जो हानि पहुंचाती है उसके बीच में, खरपतवारों द्वारा जो हानि पहुंचाते हैं उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाली होनी चाहिए। उसके बीच में क्या होनी चाहिए, सामंजस्य, या अपने कह सकते हैं कि इनके बीच में वह तालमेल बिठाने वाली होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर नियंत्रण की लागत, मान लीजिए नियंत्रण की लागत 1600 रुपये है और खरपतवार हानि अपने को आर्थिक रूप से मान लीजिए 1500 रुपये की कर रहे हैं, तो क्या यह खरपतवार नियंत्रण की तकनीक लाभदायक होगी? आपका जवाब होगा नहीं। ऐसा हम सोचते नहीं हैं। रियलिटी में किसान इसको सोचते नहीं है, हम भी नहीं सोचते हैं, अपनाते नहीं है। परंतु हमेशा ही जो नियंत्रण की लागत है वो खरपतवारों द्वारा हानि से कम होनी चाहिए, तभी वो अपने को लाभप्रद सिद्ध होती है। अब अगर आपने 1600 लगा दिए और 1500 खरपतवार हानि पहुंचा रहे थे, तो क्या आपका ये डिसीजन है वो लाभप्रद रहेगा? आपका जवाब होगा नहीं, लाभप्रद नहीं रहेगा, क्योंकि अपने 100 रुपये ज्यादा लगा रहे हैं और 100 रुपये की अपने को हानि हो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भी खरपतवार की जो नियंत्रण की तकनीक होती है वो नियंत्रण की लागत और खरपतवारों द्वारा हानि के बीच में सामंजस्य बिठाने वाली होनी चाहिए, न कि अपने को घाटा कर दे वो ऐसी तकनीक अपना ले। तो उन तकनीकों से अपने को दूर रहना चाहिए, उन तकनीकों को अपने नियंत्रण के अंदर शामिल नहीं करते हैं। तो आगे देखिए, आगे देखो, अपने नियंत्रण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स, या यूं कहें विधियां। खरपतवार नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां होती है, किस किस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। पहली बात, खरपतवारों का नियंत्रण होता है वह होता है निरोधात्मक। कैसा? निरोधात्मक प्रकार का होता है, जिसे बोला जाता है प्रिवेंटिव प्रकार का। किस प्रकार का? प्रिवेंटिव प्रकार का, यानी खरपतवारों को अपने खेत में जाने ही नहीं देंगे। वो कैसा होगा? निरोधात्मक प्रकार का होगा। अगर वहीं पर देखा जाए, एक होता है क्रिएटिव प्रकार का, या जिसे कहते हैं उपचारात्मक। उपचारात्मक जिसे बोला जाता है क्रिएटिव प्रकार का, क्रिएटिव प्रकार का। ठीक है, तो देखिए निरोधात्मक उपाय में क्या होता है, निरोधात्मक उपाय वे विधियां होती है जिसके द्वारा खेत में खरपतवार को प्रवेश को रोक दिया जाता है, एंट्री को रोक देते हैं अपने। किसको रोक देते हैं? एंट्री को रोक देते हैं। और एंट्री रुक जाएगी तो उसका प्रसार आगे होगा ही नहीं, नहीं फैलाव होगा, ना ही अपने को नुकसान होगा, इसीलिए उसकी जड़ी बांट दो। ये क्या होता है? निरोधात्मक उपाय होता है कि खेत में खरपतवार आएगा ही नहीं, तो वो क्या होता है? निरोधात्मक उपाय होता है। इसके लिए अपने विभिन्न विधियां अपना सकते हैं, विभिन्न तरीके अपने इनके इस विधि को लाने के लिए, इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कि
खेत में शुद्ध बीज की बुआई करनी चाहिए। अपने को शुद्ध बीज की बुआई करनी। शुद्ध बीज की बुआई करने से यहां पर तात्पर्य क्या है कि अगर अपने बीज की बुआई कर रहे हैं अशुद्ध बीज से, तो उसके अंदर खरपतवारों के बीज होंगे, अन्य फसल के बीज होंगे, तो वो अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खेत में प्रवेश कर सकते हैं। अपने को प्रवेश रोकना है तो शुद्ध बीज की बुआई करें जिसमें 0.1% से ज्यादा अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। 0.1% से ज्यादा अशुद्धता जिन बीजों में नहीं है उनका प्रयोग अपने को करना चाहिए। उसके बाद में अपने को जब ट्रांसप्लांटेड करते हैं नर्सरी की ट्रांसप्लांटेड करते हैं तो उस टाइम भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध अपने पौध है उसी का चुनाव करना चाहिए, शुद्ध पौध का चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात, जब पशुओं की चराई होती है या एनिमल ग्रेजिंग होती है उस टाइम अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कोई पशु है वो खरपतवारों का जुचोरी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी खरपतवार पशुओं के खुरों के अंदर शरीर से चिपक कर आए हुए रहते हैं, तो उस समय भी अपने को सावधानी रखनी चाहिए, पशुओं की चराई के समय भी। उसके बाद में संगरोध नियम का पालन होना चाहिए। संगरोध नियम का पालन होना चाहिए। संगरोध नियम क्या होता है? संगरोध नियम होता है क्वांटाइन जो एक्ट है। संगरोध का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश है वो रोक दिया जाता है, वो क्वांटाइन होता है। यानी कोई भी फसल है, जैसे कोई भी नोक्सियस वीड है, ठीक है, और उस नोक्सियस वीड का इस क्षेत्र में ज्यादा आक्रमण हो गया है, इस क्षेत्र में ज्यादा आक्रमण हो गया तो दूसरे क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिए वहां पर नियम लगा दिया जाता है कि यहां पर किसी भी प्रकार का यहां वाले बीजों का यहां पर आवागमन नहीं होगा, कोई भी प्लांट मटेरियल का आवागमन नहीं होगा। भारत के अंदर क्वांटाइन एक्ट है, वो डिप्पा एक्ट के अंतर्गत जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट है, डिप्पा एक्ट, यह 1914 के अंदर आया था और इस एक्ट के थ्रू ही क्वांटाइन एक्ट है वो संचालित किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड ए के इस एक्ट में क्वांटाइन से संबंधित नियम है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, जो इंसेक्ट और पेस्ट दोनों और सीड के अंदर भी खरपतवारों की भी सुरक्षा करता है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर बीज है वो नहीं प्रवेश कर पाए। तो यहां पर हम निरोधात्मक उपाय पढ़ रहे हैं, खेत में अपने को प्रवेश रोकना है। उसके बाद में अपने क्या है, स्वच्छ उपकरणों का प्रयोग करना है। स्वच्छ उपकरणों का प्रयोग करना है जिनके अंदर जैसे कि खेत में अगर अपने फसल की हार्वेस्टिंग चल रही है और अपने थ्रेशर यूज कर रहे हैं, थ्रेशिंग की प्रक्रिया दूसरे खेत से आ रहा है, तो उसके अंदर भी क्या नहीं होना चाहिए, खरपतवार नहीं होना चाहिए, उससे भी ज्यादा खरपतवार है वो फैल सकते हैं। उसके बाद में स्वच्छ उपकरणों के साथ साथ अपनी सिंचाई नालियों की सफाई भी जरूरी है। सिंचाई नालियों की सफाई अपने को रखनी चाहिए। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो नॉर्मल सी बातें हम कर लेंगे, बताएंगे आपको। सिंचाई नालियों की सफाई भी जरूरी है। अब देखिए एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ एक बहुत ही हल्के लेवल के भी आ जाते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है निम्न में से खरपतवार नियंत्रण का निरोधात्मक उपाय कौन सा है? निरोधात्मक उपाय कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा भी, इन्हीं में से आपको ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा। और इस टाइम तो आप कह सकते हैं कि हमें याद हो जाता है, परंतु कई बार एग्जाम में जब अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम हमें रोड़ की दौड़ हो जाता है, ठीक है। जब अपने को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, हम एक बार पढ़ लेते हैं तो उससे अपने को पूर्ण पढ़ नहीं पाते, पूर्ण उसको याद नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ। शुद्ध बीज की बुआई 0.1% से
अशुद्धता उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसप्लांटेड जब करते हैं तो शुद्ध पौध का अपने को चयन करना चाहिए। एनिमल ग्रेजिंग के समय भी ध्यान रखना चाहिए। संगरोध नियम यानी क्वारंटाइन एक्ट जो कि डिप्पा एक्ट के अंतर्गत संचालित है। स्वच्छ उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई नालियों की सफाई भी करते रहना चाहिए ताकि खेत में प्रवेश न कर पाए। अब देखिए अपने क्रिएटिव जो उपचारात्मक होते हैं, यानी खेत में तो प्रवेश हो गया है, अब उसका अपने को क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो उपचारात्मक जो उपाय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले की बात करें अपने तो पहला उपचार होता है उन्मूलन। उन्मूलन जिसे बोला जाता है इरेडिक्शन। जो इरेडिक्शन होता है, उन्मूलन जो होता है उसमें अपने क्या करते हैं, तो इसमें इसकी विशेषता होती है कि यह महंगी विधि होती है। कैसी विधि होती है? महंगी विधि होती है। खरपतवार नियंत्रण की महंगी विधि है वो कौन सी है? इरेडिक्शन है या उन्मूलन है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि श्रम प्रधान विधि होती है। जब एक एक खरपतवार को आप हाथ से चुनोगे या किसी भी प्रकार से उसको नष्ट करोगे तो उसमें खर्चा है वो ज्यादा लगेगा, इसीलिए महंगी विधि होती है। दूसरी जो विधि होती है वो होती है नियंत्रण या कंट्रोल। नियंत्रण या उसे कह सकते हैं अपने कंट्रोल। अब इसमें बहुत सारी मेथड्स आते हैं। तो नियंत्रण की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है यांत्रिक या यूं कहें भौतिक प्रकार का, जिसे कहते हैं अपने मैकेनिकल या अपने इसे फिजिकल नाम दे सकते हैं, फिजिकल मेथड, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, यंत्रों का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा? यांत्रिक या अपने कोई भी भौतिक वस्तु का यूज करके, जिसको अपने स्पर्श कर सकते हैं, उस वस्तु का यूज करके जब नियंत्रण किया जाता है तो वो यांत्रिक या भौतिक कहलाता है। दूसरा जो मेथड आता है वो आता है आपका सस्यात्मक प्रकार का। कौन सा? सस्यात्मक प्रकार का, या जिसे कहा जाता है एग्रोनोमिक। एग्रोनोमिक मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनको खेत पर किसी भी प्रक्रिया के अंदर, खेत में की जाने वाली जो कृषि क्रियाएं हैं उनके अंदर चेंज लाके अपने क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो वो सस्यात्मक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अपने देखें एग्रोनोमिक के बाद में, तो आगे वाला जो मेथड है वो रहता है आपका जैविक विधि। जैविक विधि या इसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स वो विधियां होती है, बायोलॉजिकल का मतलब यहां पर जीव आएगा, यानी अपने क्या करते हैं, बायोलॉजिकल जो मेथड होता है उसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं, और वो क्या करता है, फसलों की अपेक्षा चयनात्मक प्रकार का होता है वैसे जैविक, तो फसलों की अपेक्षा वो क्या करते हैं, खरपतवारों को खाते हैं। जो जीवित जीव होते हैं वो खरपतवारों को खा के नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीव हैं उनकी खोज भी थोड़ी कठिन होती है, और यह नियंत्रण तो पूर्ण रूप से नियंत्रण इससे संभव नहीं है। जैविक विधि से पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, परंतु यह क्या करता है, एक आबादी को कम कर देता है। जो खरपतवार होते हैं उनकी पॉपुलेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। पूर्ण रूप से नियंत्रण इससे संभव नहीं है। जीवित जीवों का यूज किया जाता है, जैसे कि रोगजनक हो गया, परजीवी हो गया, परभक्षी हो गया, इनका प्रयोग अपने करते हैं। पैथोजन, पैरासाइट एंड प्रीडेटर का प्रयोग करके अपने खरपतवारों का नियंत्रण है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट रहता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहता है आपका केमिकल मेथड, या जिसे बोलते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, अब जो रासायनिक विधि होती है उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, केमिकल मेथड बोला जाता है। केमिकल मेथड्स के अंदर अब देखिए एक बहुत बड़ा ब्रॉड ग्रुप होता है जिसे बोला जाता है पेस्टिसाइड। क्या बोला जाता है, पेस्टिसाइड। अब जो पेस्टिसाइड्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी चीज को मार रहे हैं वो सारा ब्रॉड ग्रुप आता है इसके अंदर। ये क्या करते हैं, ये सभी जीवों को मारते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मारते हैं। अब ये अलग अलग बंट जाते हैं। जैसे पेस्टिसाइड में अगर कोई इंसेक्ट को मार रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इंसेक्टिसाइड। अगर कोई निमेटोड को मार रहा है तो वो निमेटिसाइड।
अगर कोई वो मकड़ी को मार रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा, एक्रीसाइड। इस प्रकार से जो जिसको मारता है वैसा ही बन जाता है, जैसे चूहों को मारने वाला रोडेंटिसाइड, ठीक है। तो जिसको मार रहा है उसी के अंदर वो उसको नाम दे दिया जाता है। तो यहां पर हम खरपतवारों की बात करेंगे, और खरपतवारों में रसायन कौन से यूज किए जाते हैं, जो खरपतवारों को मारते हैं, ठीक है। अब इनको हर्बिसाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर्बिसाइड बोला जाता है। अब हर्बिसाइड का मतलब यहां पर यह कहा गया है कि कोई भी पौधे का ऊपर आप छिड़कोगे तो वो उसको मार देगा, हर्बिसाइड। अगर अपने स्पेशलाइज्ड खरपतवार के लिए उस रसायन को यूज कर रहे हैं तो उसे क्या नाम दे दिया जाता है, उसे नाम दे दिया जाता है वीडीसाइड का, वीडीसाइड कहा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इतनी सारी जानकारियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कंट्रोल ऑफ वीड, क्यों करते हैं, प्रसार या फैलाव को रोकना, प्रतियोगिता को कम कर देना। तो इसके लिए अपने वीड का कंट्रोल करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। और कौन सी विधि के द्वारा करें ये चुनाव कैसे करते हैं, तो कौन सी विधि तकनीक का यूज करते हैं जो कि नियंत्रण की लागत और खरपतवारों द्वारा हानि के बीच में सामंजस्य बिठाए, उस तकनीक का यूज करते हैं। हमने पढ़ी विधियां जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो निरोधात्मक उपाय होते हैं और एक उपचारात्मक होते हैं। निरोधात्मक उपाय तो वो उपाय होते हैं जो खेत में खरपतवार के प्रवेश को रोकते हैं, प्रवेश ही नहीं होते हैं। अगर प्रवेश हो गया है तो भी उसको फसल अंकुरण से पहले ही मार दिया जाता है। यहां पर अपने क्या करते हैं, प्री इमरजेंस खरपतवार नाशियों का भी प्रयोग करके उसको मार सकते हैं। तो एंट्री को रोक देना क्या कहलाता है, निरोधात्मक उपाय कहलाता है। विधियां की बात करें, आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि खेत में खरपतवारों का प्रवेश रोकना, खरपतवारों का खेत में प्रवेश रोकना क्या कहलाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा निरोधात्मक उपाय। अगर खेत में खरपतवार हो गए हैं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि खेत से खरपतवारों को संपूर्ण रूप से हटा देना, हटा देना क्या कहलाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, उन्मूलन आपका जवाब होगा। क्या जवाब होगा, इरेडिक्शन आपका जवाब होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हमने उपचारात्मक पढ़े कि खेत में प्रवेश हो गया तो उसके बाद में नियंत्रण कैसे करते हैं, तो इरेडिक्शन मेथड के द्वारा, जो कि महंगी विधि है। और नियंत्रण की विधियों के अंदर हमने पढ़ा कि यांत्रिक या भौतिक, सस्यात्मक, जैविक और रासायनिक विधि। अब अपने इनका डिस्क्रिप्टिव प्रकार का अध्ययन करेंगे। अब अपने बात करते हैं जो उपचारात्मक विधि थी। एक तो हमने कौन सी विधि पढ़ी थी, एक हमने प्रिवेंटिव पढ़ा था, एक हमने क्रिएटिव पढ़ा था। तो प्रिवेंटिव जो मेथड्स होते हैं, जो निरोधात्मक उपाय होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ लिया था। अभी अपने बात करते हैं उपचारात्मक के बारे में। उपचारात्मक जो कि खेत में खरपतवार उग गया है उसके बाद में जो भी उपचार किए जाते हैं उसको निकालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो क्रिएटिव के अंतर्गत आते हैं। क्यूरेटिव के अंतर्गत अपने कौन कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था सबसे पहला 1 नंबर हमने पढ़ा था यांत्रिक। कौन सा, यांत्रिक, या इसे क्या कहा जाता है, इसे भौतिक विधि भी कहा जाता है, भौतिक विधि। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वीड कंट्रोल करने की भौतिक या यांत्रिक विधि का उदाहरण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें क्या कर लिया जाता है, इसमें अपने को यंत्र का प्रयोग करेंगे या किसी भी भौतिक वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे कहा जाता है या तो हैंड होविंग कर लेंगे, अपने हाथ से निराई गुड़ाई करना, या वीड को क्या करते हैं अपने हाथ से ही उसको हैंड पुलिंग कर लेना, हैंड पुलिंग, हाथ से उसको उखाड़ना,
ये विधि है वो किसके अंतर्गत आती है? यांत्रिक या भौतिक विधि के अंतर्गत, जिसमें हाथ से ही खरपतवारों को बाहर निकाला जाता है। 2 नंबर की बात करें तो दूसरा, इसमें टिलेज अपनाया जा सकता है। क्या अपना सकते हैं? टिलेज, जिसे क्या कहते हैं? भू परिष्करण का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? अपने भू परिष्करण का नाम देते हैं टिलेज। ये भी जेंथ्रो टूल ने शब्द दिया था, आगे पढ़ेंगे अपने टिलेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए टिलेज होता है, उसमें ज्यादातर एक क्वेश्चन रहता है कि जो कोनोविडर होता है, कोनोविडर, कोनोविडर किस में यूज किया जाता है? तो ये धान में यूज किया जाता है। और ज्यादातर किस में यूज करते हैं कोनोविडर का? एसआरआई मेथड के अंदर, सीरी जो धान की सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, जो सिस्टम है धान को उगाने का, उसके अंदर यूज करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, अपने चारों तरफ से इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं। तो कोनोविडर बीच बीच में धान के खेत में घुमा देना चाहिए, ताकि अपना जितने भी खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोनोविडर, विडर क्या होता है? वीड को नष्ट करने वाला यंत्र विडर, यहां से याद रखिएगा आप। तो कोनोविडर का मुख्यतः यूज किया जाता है धान में, और एसआरआई सिस्टम के अंतर्गत यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, भू परिष्करण करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धान में निम्न में से कौन सा यंत्र भू परिष्करण हेतु काम में लेते हैं? तो कोनोविडर यूज लिया जाता है, और ज्यादातर इसको सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के अंदर यूज करते हैं। ये विधि मेडागास्कर से विकसित हुई थी। इसका एक वीडियो आपको पूरा इसी मेथड पर मैंने बनाया हुआ है, चेक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको धान की क्रॉप के अंदर ये वीडियो मिल जाएगा। जहां पर हमने धान की क्रॉप की है वहां पर ये वीडियो मिल जाएगा आपको। 3 नंबर की बात करें तो तीसरा जो अपने इसमें अपनाते हैं, अपने क्या कर देते हैं? मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग, या जिसे क्या कहते हैं? पलवार। अब जो पलवार होती है वो क्या होती है? पहली बात तो जब कोई भी नग्न मर्दा हो, यानी मर्दा पर, या अपने कह सकते हैं वनस्पति विहीन मर्दा हो, वनस्पति विहीन मर्दा हो, उसको ढकना, वनस्पति विहीन मर्दा को ढकना, किसी भी माध्यम से लगा सकते हैं। इसमें विभिन्न माध्यम यूज किए जाते हैं। मल्चिंग या पलवार में विभिन्न माध्यम यूज किए जाते हैं। नग्न या वनस्पति विहीन मृदा को ढकना ही क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है, या पलवार लगाना कहलाता है। ठीक है। अब ढकने हेतु माध्यम जिस प्रकार का यूज करते हैं, जैसे अपने यहां पर प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं इसको ढकने के लिए, तो इसे क्या बोल दिया जाता है? ये सारा नाम ही गलत लिख दिया। देखिए प्लास्टिक जो मल्च होती है, उससे अगर प्लास्टिक से अपने मृदा को ढक रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक मल्च बोलेंगे। अगर अपने कचरे से ढक रहे हैं, कचरा के द्वारा ढक रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टबल मल्च के नाम से जानी जाती है। ये भी आगे अलग अलग भागों में बंट जाती है। अब अगर अपने इससे धूल के द्वारा ढकेंगे तो इसे क्या बोल दिया जाता है? डस्ट मल्च बोल दिया जाता है, डस्ट मल्च। तो देखिए यहां पर मृदा के अंदर मल्चिंग करना मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? मुख्य उद्देश्य होता है भी नमी संरक्षण। मल्चिंग के द्वारा क्या होता है? नमी का संरक्षण होता है, परंतु वो अपने साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में या बाय वर्क के रूप में यह क्या कर देता है? खरपतवार संरक्षण भी कर देता है, खरपतवारों से भी बचा देता है। कैसे बचा देता है? अगर देखिए जिस प्रकार से हम खेती करते हैं, बेल वाली फसलों की खेती करते हैं, ठीक है, लो टनल के अंदर अपने सब्जियां उगाते हैं। लो टनल मान लीजिए इस प्रकार का, ये अपना खेत था, इस खेत में हमने सब्जी उगाई, ये हमारा कुंड था, इसको ऊपर से हमने ढक दिया। ठीक है, इसको ऊपर से हमने ढक दिया, एक सांचा बना लिया, और उसके ऊपर अपने अल्काथीन की पट्टियां या किसी भी प्रकार की पट्टी है, हरी सफेद पट्टी ज्यादातर लगाई जाती है, तो उससे उसको ढक दिया। उसको, इस कुंड को ढकना ही क्या, ये क्या है? ये एक प्रकार की लो टनल फार्मिंग है। अब यहां से अपने कुंड यूज कर रहे हैं, बीच में जगह है वो खाली बची हुई है, इस जगह को अपने क्या कर देते हैं? प्लास्टिक से ढक देते हैं। तो ये क्या होती है? प्लास्टिक मल्चिंग होती है। और यहाँ पर खरपतवार नहीं उग पाते हैं, उसको किसी भी प्रकार का जर्मिनेशन नहीं होता है, क्यों? ऊपर बैरियर लगा दिया है हमने। तो देखिए
प्लास्टिक मल्चिंग, जब प्लास्टिक यूज किया जाता है, कचरा यूज करते हैं तो उसे स्टबल मल्च यूज कहते हैं, और धूल मल्च जब अपनी धूल का प्रयोग करते हैं, और धूल का बाहर से लाकर नहीं करते हैं, अपने 0 से 15 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की ऊपरी जो परत होती है उसको अपने क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर परत को रोटावेटर की सहायता से या किसी भी कृषि यंत्र की सहायता से इतना महीन बना दिया जाता है कि उसका नीचे की मिट्टी का कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। इससे नमी संरक्षित होती है, ज्यादातर ये शुष्क क्षेत्रों के अंदर अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये मल्चिंग भी क्या करती है, अपना उपचारात्मक में यांत्रिक या भौतिक विधि का एक भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे अपने मल्चिंग क्या होती है, किस प्रकार से करते हैं, ये भी डिस्क्रिप्टिव में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर अपने उसको जो भी खरपतवार है जो ज्यादा जड़ों युक्त है, या अपने कहें कि बहुवर्षीय खरपतवार है, जैसे कांस हो गया। ठीक है, कांस अपने खेत में ज्यादा फैल रहा है, मोथा हो गया, मोथा ज्यादा फैल रहा है, तो उनकी खुदाई कर देते हैं। तो खोद कर, जिसे बोला जाता है डिगिंग, तो इस विधि के द्वारा भी खरपतवार अपने नियंत्रित कर सकते हैं, डिगिंग मेथड के द्वारा, खोद कर, जिसे डिगिंग कहा जाता है। ठीक है, खरपतवारों को खोदना, जैसे बहुवर्षीय खरपतवार है, जड़ बहुत गहरी है, तो इन सब उपचारों से अपने कर नहीं सकते, इसीलिए उनको खोद दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जड़ें उनकी गहरी होती है, तो उनका एक ही माध्यम होता है कि उनको खोद के अपने खेत से बाहर निकाल दें। उसके बाद में 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर अपने क्या कर देते हैं, खेत को फ्लूडिंग कर देते हैं, यानी ज्यादा दिनों तक, जैसे धान का खेत है तो धान के खेत में पानी मुकने नहीं देते हैं, तो खरपतवार ऑटोमेटिक ही जर्मिनेशन नहीं हो पाते हैं। तो फ्लूडिंग के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ये भी एक यांत्रिक या भौतिक प्रकार की विधि है, और इस विधि को अपने सस्यात्मक के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं, सस्यात्मक के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर अपने यंत्रों का प्रयोग करेंगे फ्लूडिंग करने के लिए। पानी को जब अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, या पानी है जो भौतिक वस्तु है, इसीलिए क्या होता है, फ्लूडिंग के द्वारा भी खरपतवारों का नियंत्रण यांत्रिक या भौतिक के अंतर्गत रखा जाता है। 6 नंबर की बात करें तो छठा जो आपका आता है वो आता है चेनिंग। चेनिंग कौन सी विधि होती है भी, चेनिंग यानी अपने क्या होता है, जैसे बड़ी नदी है या नहर है, उसके अंदर अपनी आइकोनिया क्रेसिफस ज्यादा होगी है, जिसे अपने जलकुंभी कहते हैं। बंगाल का अंतक अफ्रीका से भारत के अंदर आया था, ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ये आया था। तो जलकुंभी है, उसको निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, जैसे ये नहर है, इस नहर से जलकुंभी को निकालेंगे तो अपने क्या कर देते हैं, इधर भी एक ट्रैक्टर लगा देते हैं, इधर भी एक ट्रैक्टर लगा देते हैं, और बीच में चैन बांध देते हैं। अब ये ट्रैक्टर को इधर अपने दौड़ाते हैं, इधर चलाते हैं, तो ये चैन है अपने साथ साथ में क्या करती है, खरपतवारों को एक जगह इकट्ठा कर देती है और वहां से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ज्यादातर ये किसके अंदर अपनाई जाती है, जलीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, अब अपने बात करें 7 नंबर की, तो 7 नंबर आता है खरपतवारों को जलाकर नष्ट करना, जिसे कहा जाता है बर्निंग। क्या कहते हैं, बर्निंग। खरपतवारों को जला के खेत से बाहर निकाल देना, या उनको जहां पर लगे हुए हैं, जैसे बहुवर्षीय खरपतवार है तो उनको क्या कर देते हैं, अपने जला देते हैं, तो जला के नष्ट कर देना, इसे बर्निंग कहा जाता है। ये भी किसके अंतर्गत आता है, यांत्रिक या भौतिक। यहां से एक ही क्वेश्चन उठ सकता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपसे पूछा जाएगा निम्न में से यांत्रिक या भौतिक विधि कौन सी है। तो अगर आप में थोड़ी सी समझ है तो आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं अच्छे से। बाकी यहाँ पर जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कोनोविडर का क्वेश्चंस बनता है। यहाँ से अगर मेन उद्देश्य आपसे मल्चिंग का पूछे तो वो नमी संरक्षण होता है। प्लास्टिक मल्च, जब प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कचरा, जब स्टबल का यूज किया जाता है। डस्ट यानी ऊपरी 5 सेंटीमीटर परत को महीन बना देना है, शुष्क क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर अपनाई जाती है। दूसरी 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर अपने क्या करते हैं, एक स्टेल बेड भी बनाते हैं। ठीक है, स्टेल बेड का भी निर्माण किया जाता है, सीड स्टेल बेड भी इसको बोलते हैं। स्टेल बेड क्या होती है, स्टेल बेड में अपने क्या करते हैं, खेत को पहले सिंचाई करते हैं। खेत में अपने क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। खेत में हमने सिंचाई कर दी। अब सिंचाई करने के बाद में खरपतवार उगेंगे। खरपतवार क्या हो गए, उग गए। खरपतवार उग गए भाई। खरपतवार उगेंगे तो उनको अपने क्या करते हैं, या तो अपने जुताई कर देते हैं। जब अपने को खेत में फसल बोनी है तो उससे अपने को 1 महीने पहले ये प्रक्रिया अपना लेनी है।
तो जुताई करते हैं, या अपने क्या कर सकते हैं, इनको खरपतवार नाशी के द्वारा मार देते हैं, खरपतवार नाशी के द्वारा इसको मार देते हैं, और उसके बाद में अपने क्या करते हैं, बुआई करते हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्टेल सीड बेड के नाम से जानी जाती है। यानी बुआई हेतु बेड तैयार करना, जिसमें पहले सिंचाई करके जितने भी खरपतवार उगते हैं उनको जुताई करके या खरपतवार नाशी का प्रयोग करके मार देना ही क्या कहलाता है, स्टेल सीड बेड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं, आप याद रखिएगा, दोनों भाषाओं में आप इसको याद रख सकते हैं, स्टेल सीड बेड। ठीक है, तो इतनी सारी विधियां हैं जिसे यांत्रिक या भौतिक विधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं यांत्रिक या भौतिक के बाद में सस्यात्मक विधि। सस्यात्मक विधि, सस्यात्मक विधि जिसे एग्रोनॉमिक मेथड का बोला जाता है। एग्रोनॉमिक मेथड, इनमें वो मेथड आते हैं जिनमें खेत में की जाने वाली कृषि कार्यों के अंदर हेर फेर कर दी जाती है। जैसे कि हमने क्या कर दिया, फसल बुआई का समय चेंज कर दिया, फसल बुआई का समय चेंज कर दिया, या तो हमने क्या किया, फसल बुआई का टाइम है उसको या तो थोड़ा कर दिया या ज्यादा कर दिया। फसल बुआई का जो समय है उसके अंदर अपने हेर फेर कर देते हैं, या तो अपने क्या कर देते हैं, अगेती फसल बो देते हैं, ताकि जो खरपतवारों को उगने का समय है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो अगेती फसल बो देंगे, या अपने क्या कर देंगे, पछेती फसल बो देंगे। अगेती फसल बो देंगे तो अपनी क्रॉप है वो जल्दी से क्या हो जाएगी, अंकुरित हो जाएगी और जल्दी से वो ग्रोथ कर जाएगी। तो उसके बाद में अगर खरपतवार उगते हैं तो वो उतना ज्यादा कंपीट नहीं कर पाते हैं फसली पौधों के साथ। पछेती फसल बो देंगे तो क्या होगा, पछेती फसल बोएंगे तो क्या होगा, जब भी खरपतवार उगेंगे तो वो फसल अंकुरण से पहले ही उग जाएंगे और उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अगेती या पछेती फसल बो देते हैं, फसल बुआई के समय में हेर फेर कर देते हैं। 2 नंबर अपने फसल चक्कर में चेंज कर देते हैं, फसल चक्कर या क्रॉप रोटेशन के अंदर चेंज कर देते हैं। फसल चक्कर क्या होता है, फसल चक्कर जब एक वर्ष के अंदर बोई गई फसलों का क्रम जो होता है वही क्या होता है, फसल चक्कर होता है। कौन सी फसल ले रहे हैं और किस क्रम में उसको लगा रहे हैं वो फसल चक्कर होता है। इस फसल चक्कर में हम ऐसी क्रॉप को सम्मिलित कर लेंगे जिससे कम क्या हो, खरपतवार अंकुरण हो। जैसे अगर आपने मक्का यहां पर बो लिया, ठीक है, आपको मक्का बोना है, तो मक्का के अंदर जो दूरी है वो 60x20 की रखते हैं। अब अंतरण ज्यादा होगा तो फसल में क्या होगा, अंतरण ज्यादा होने के कारण दूरी ज्यादा रह जाती है, और दूरी ज्यादा रहेगी तो वहां पर स्थान मिल जाएगा खरपतवारों को उगने के लिए। इसीलिए फसल चक्कर के अंतर्गत हम समुद्र क्रॉप्स होती है उनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जो जमीन को ढक के चलती है। जैसे कि अपने कह सकते हैं मूंगफली, ग्राउंडनट का यूज किया जा सकता है, या आप बरसीम का प्रयोग कर सकते हैं चारे हेतु यूज करना है तो जो ढक के चलती है, सोयाबीन का आप यूज कर सकते हैं, उड़द का आप यूज कर सकते हैं। जो भूमि को ढककर चलती है उन क्रॉप्स का यूज करना चाहिए। या अपने क्या करते हैं, इंटरक्रॉप लगा देते हैं, या अपने क्या कर लेते हैं, इंटरक्रॉप लगा लेते हैं, यानी जो अपनी मिश्रित फसलें हैं उनकी बुआई कर देते हैं, तो स्थान है वो कम मिलता है खरपतवारों को उगने का। तो फसल चक्कर भी डिपेंड करता है अपने एग्रोनॉमिक मेजर्स के अंदर। एग्रोनॉमिक मेजर्स जो खेत के अंदर की जाने वाली कृषि क्रियाओं में चेंज कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, एग्रोनॉमिक या सस्यात्मक मेजर्स होते हैं। 3 नंबर की बात करें तो तीसरा अपने फसल अवशेष जो भी होते हैं, फसल अवशेष उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फसल अवशेषों को नष्ट करना भी किसके अंतर्गत आता है, सस्यात्मक के अंतर्गत आता है। कि फसल अवशेषों में अगर पुराने बीज खरपतवार के वहां पर अवेलेबल हैं तो वो उसके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम एग्रोनॉमिक मेजर्स को अपनाकर खरपतवारों को रोक सकते हैं, उनका नियंत्रण कर सकते हैं।